नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। संसद भवन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर बोले सीएम धामी, कहा बेवजह किसी को परेशान करने का मकसद नहीं, उन लोगों पर कार्यवाही जो धार्मिक स्थल के नाम पर करते हैं अतिक्रमण। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली भाजपा विधानसभा कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव निकाय को लेकर हुआ मंथन। मंत्री प्रेमचंद द्वारा मारपीट का मामला। सुरेंद्र नेगी के समर्थन में बुलाई महापंचायत। सीएम से की मंत्री पर कार्रवाई की मांग। और मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर बढ़ा। जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बढ़े। ग्रामीणों ने मजदूरों को तेज बहाव से निकाला बाहर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दिल्ली दौरे पर है, जहां कई कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। इसके साथ ही वो कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और आगामी 28 तारीख को देश के संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है। इस दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित रहेंगे और अपनी राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र से विभिन्न विभागों से मद में सहायता की राशि भी मांगेंगे और योजनाओं को चयनित कराने का काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही प्रदेश में चल रही है, उसका मकसद किसी को बेवजह परेशान करना नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा ये एक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जो केवल उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण को लेकर हमने कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाए। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोठ हैं, खत्ते हैं या जो बरसों बरसों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और सभी को कह दिया गया है कि किसी को कोई परेशानी इस अभियान से नहीं होनी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। सर्किट हाउस हेलीपैड पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने कार्यक्रम के पहले चरण में स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां आश्रम के स्वामियों ने महामहिम का जोरदार स्वागत किया। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद जी रह रहे थे, राज्यपाल ने वहां ध्यान किया और उनके संग्रहालय को देखा। आश्रम के स्वामी से आश्रम के इतिहास और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी ली। सुंदर जगह है जहाँ पर आपको ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ओम की शक्ति, अद्वैत का क्या है समझने के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए, उन्होंने खुद यहाँ पर ध्यान किया। और जब मैं दोनों ही स्थान पे गया, जो ऊपर वाला स्थान जहाँ 6 दिन रहे,
और नीचे वाला जहां 9 दिन रहे, उनमें एक चमत्कार दिखाई देता है। नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल न होने पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले उन्हें स्वयं अपने इतिहास को देख लेना चाहिए कि उनके शासनकाल में किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है। ऐसे में आज अगर कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध लड़ने दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दिए गए धरने पर जहां भाजपा सवाल खड़े कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया और भाजपा प्रवक्ताओं को नसीहत दे डाली। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि आज जिस मुद्दे पर भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं वो कितना सही है, ये सरकार के निर्णय से पता चलता है। भाजपा के प्रवक्ताओं को मेरी नसीहत है कि जब बड़े लोग कोई बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को अपना मुंह उसमें नहीं डालना चाहिए। विपिन कैंटोला का खास करके बयान अखबारों में छपा है कि प्रलाप कर रहे हैं। इससे पहले महेंद्र भट्ट और मनवीर चौहान ने भी कई आरोप हरीश रावत जी के धरने पर और सर्वदलीय धरने पर लगाए। ऐसे में राज्य सरकार ने तो तुरंत संज्ञान लेते हुए माननीय हरीश रावत जी का जो धरना था उसकी मांगों को संज्ञान लेते हुए तमाम उन मांगों को समाहित भी किया है और अब जांच के बाद ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हमने गोट की बात करी, हमने खत्ते की बात करी, हमने कहा कि इनके सबके अलग अलग प्रावधान होने चाहिए, सबको आप एक तोल में नहीं माप सकते। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि पहले वो जांच करे कि कौन कितनी पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है और किसका कितना अधिकार यहाँ उत्तराखंड के वन भूमि पे या उत्तराखंड के संसाधनों पर बनता है। और कहीं ना कहीं उसका संज्ञान सरकार ने लिया, क्योंकि समझदार लोग वही होते हैं जो सही कही हुई बातों का आकलन कर सके। उत्तराखंड बीजेपी का संगठन इन दिनों चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने में जुटा है, जिसमें जिला विधानसभा और मंडल स्तर की कार्य समितियां इन दिनों हो रही है। बीजेपी की मसूरी विधानसभा की कार्य समिति बैठक देहरादून में आयोजित हुई, जिसमें मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्य समिति में कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 सालों में विश्व के मानचित्र पर भारत को मजबूत देश बताने का काम किया है। नंबर 1 पार्टी है। आज 19 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी आज भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 नेता है। एक मैगजीन के सर्वे में आपने देखा 74% लोगों ने मोदी जी को उस सर्वे में अपने नंबर दिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और 9 साल के अंदर जो ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किए हैं, एक से एक कल्याणकारी कार्य इस मोदी सरकार ने किए हैं। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने विधानसभा कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की। साथ ही लोकसभा, विधानसभा और मंडल स्तर पर होने वाले अनेक कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। साथ ही 30 मई से 30 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर अग्रिम रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा सोमेश्वर के कार्य समिति संगठन के माध्यम से आहुति हुई और इस कार्य समिति में मुझे सरकार के उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के मध्य में और छोटा सा कार्यकर्ता का अध्यक्ष है जो छोटा भी और सबसे बड़ा भी है, वो जो इस बैठक में आमंत्रित रहे, जनप्रतिनिधि आमंत्रित रहे, संगठन जो जिले में है अथवा प्रदेश में है अथवा मंडलों में है, वो सब आमंत्रित रहे। तो सभी के साथ में मिलते हुए सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाना और जो वो जाने हुए हैं उसे आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत करना और वही चीज़ें जो हैं वो जनमानस तक उनके माध्यम से पहुँचाया जाना, यह संदेश जो है बहुत दिया गया है। और मुझे
यह कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारे केंद्र की सरकार 9 साल जो है वो 30 मई को जो है पूरी करने जा रही है। फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। ग्रुप के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया और कहा समान नागरिक संहिता अनावश्यक है, इसे राजनीतिक उद्देश्यों के तहत भ्रमित करना बताया। उनका कहना है समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्दी ही उपलब्ध कराना चाहिए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2018 में और जस्टिस चौहान की जो अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था कि यूसीसी की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए मुझे कि अमेरिका के अंदर 52 राज्य हैं, अपने राज्य हैं, कानून उनके अलग अलग हैं। वो अमेरिका चल नहीं रहा है कि अमेरिका बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तरक्की बंद हो गई अमेरिका की। आप इस डाइवर्सिटी के देश के अंदर, या इतना डाइवर्सिटी है कि आप इसके अंदर यकसा कानून लाएंगे कैसे? नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को नैनीताल जिले के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को फ्लोर पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा नैनीताल जिला भौगोलिक रूप से काफी बड़ा भी है, तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि वो सभी शहरों में संतुलित होकर समय दे। जिलाधिकारी वंदना सिंह इससे पहले नैनीताल में एसडीएम भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि नैनीताल नगर की परिस्थितियों से वो वाकिफ हैं। हल्द्वानी सहित जिले की सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा। जो आप लोगों के सुझाव, अभी मेरी जो प्राथमिकता है नैनीताल में वो ये है कि अलग अलग एरियाज़ के इश्यूज़ को समझ लिया जाए और उसके हिसाब से उनके निस्तारण में डिसीजन लिए जाएं। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों के तो करेंगे ही, उसके साथ साथ फिजिकल इंस्पेक्शन भी करेंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं, उनको सुधारा जाए, उनको ठीक करा जाए और एक बैलेंस बनाया जाए। हल्द्वानी में जो इश्यूज हैं और नैनीताल में जो इश्यूज हैं उन पे जितना टाइम स्पेंड होता है उसमें एक बैलेंस बनाकर चला जाए। मंत्री प्रेमचंद की मारपीट वाले मामले में सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थकों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्र के तमाम दिग्गज नेता सुरेंद्र नेगी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पहुंचे। मौके पर भाजपा नेता भगतराम कोठारी के पहुंचने से महापंचायत को बल मिला। भगतराम कोठारी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रेमचंद की ये हरकत पहली नहीं है। यदि मुख्यमंत्री ने जनता की मांग के अनुरूप एक्शन नहीं लिया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार उत्तराखंड की 5 सीटें खो देगी। लोगों को ये लग रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई है, ये सिर्फ यूपीडी की लड़ाई है, लेकिन आज सरकार को एहसास हो गया होगा ये आम जनता की आवाज है। और अभी क्योंकि वो मंत्री पद पर है, आज उसे मंत्री पद से उनको हटा दीजिए तो इसके 4 गुना लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाकर रखते हैं, लोग उनसे डरते हैं। मेरे को नुकसान किया, बहुत सारे लोगों को नुकसान करा और इस तरह से ये आर्थिक रूप से नुकसान करने का इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत की है। आप अगर चारों तरफ देखेंगे लोग छतों पे खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं और यहाँ कुर्सियों पर तो बैठे ही, उसके अलावा हजारों लोग खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने स्पष्ट कर दिया सरकार को कि ये बार बार ढीला हवाली वाला काम नहीं चलने वाला। नहीं, न्याय व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे इस महामंच के महापंचायत का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था आज इतनी डगमगा रही है कि न्याय मिलने का कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैंने 2 बार अपने मुख्यमंत्री धामी जी से मिलने की कोशिश की, अपने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ से परमिशन नहीं दी गई है मिलने की। मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी उसकी कोई सुनाई हमें नहीं हुई है।
रुड़की के ग्राम बेलड़ी में भारतीय किसान यूनियन रोड अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड के आवास पर किसानों की बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन रोड अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 जून से रुड़की तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया, अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर हैं। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता की गई थी, जिसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, लेकिन बैठक के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम अपनी किसान समस्याओं को लेकर हमने एक आईटीएम साहब को एक दिन वार्ता करी थी। उन्होंने हमारे साथ में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कराई, पर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो हमारी मांग थी जस की तसा, उसको लेकर हम 1 जून को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और तहसील का घेराव करेंगे। क्यों ये इन अधिकारी ऐसे हो गए गुंगे बारे, हाँ करते हैं पर काम नहीं करते हैं। ना तो कोई चकबंदी में हमारा सुधार हुआ, ना कोई जो तहसील स्तर के काम थे वो झुके तो बड़े हैं। खटीमा के लोहिया हेड पावर हाउस के पास बहने वाली शारदा नहर में अनियंत्रित कार नदी में गिरने से एक महिला और एक पुरुष सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। एडिशनल एसपी मनोज कत्याल ने घटनास्थल और सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। कत्याल ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त लोहिया हेड पावर हाउस में कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत द्रौपदी देवी, उनकी बेटी ज्योति, द्रौपदी के भाई 7 वर्षीय बेटी दीपिका और 5 वर्षीय सोनू सहित कार चालक विनोद धामी के तौर पर हुई है। ये एक दुखद घटना जनकरिया थाना क्षेत्र में कल प्रकाश में आई है, जिसमें लगभग 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो लोहिया हेड के पास जो है नहर में गिर गया है। तो उसमें जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया और लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसमें 3 बच्चे और 2 बालिग, एक महिला और एक पुरुष हम लोगों को गाड़ी में मिले। उन्हें जब लोकल हॉस्पिटल में हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक निजी हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको सबको वहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल हो चुकी है। तो जो घटना के कारण है वो जानने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें मैंने खुद भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमने आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि टेक्निकल टीम उनकी आ रही है और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उसमें मैनुअल जो था, मतलब मानवीय भूल उसमें थी या फिर उसमें कोई टेक्निकल गाड़ी में फॉल्ट आ गया, कोई स्टीयरिंग फेल, ब्रेक फेल इत्यादि ऐसा कुछ उसमें घटनाक्रम रहा या फिर बाकी और कारणों की जांच करने के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखे। हालांकि रात का समय था, बहुत क्लियर फुटेज हमें नहीं मिल पाएगी। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में सूरजमल यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड को बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारने के मामले में पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। 2 दिन पहले बाइक सवार 2 बदमाशों ने खुरबिया फार्म निवासी मौसमी लाल को घर के बाहर उस समय गोली मार दी थी जब वो अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर टहल रहा था। घायल मौसमी लाल को उनका भाई ललित कुमार अन्य लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। गोली लगने के बाद हमारे पास आ गए चिल्लाते हुए, तब हमें पता चला कि इनके गोली लगी। वो खुद बता रहे थे कि मेरी गोली लगी है, मुझे ले चलो किच्छा, गोली लगी है, बचा लो मुझे। तो उनको बाइक पे बैठाल कर मैं सीधे किच्छा आया सर सरकारी हॉस्पिटल। कितने? ये सर आपकी होगी लमसम कितने बजे की? 8:30 पौने 9। अच्छा, उसके बाद कितनी देर बाद आप अस्पताल लेके पहुंचे? ये फार्मास मौसमी नाम को देखिए, 40 वर्ष है। अभी रात में करीब 9 बजे उसको किसी अज्ञात 2 व्यक्तियों ने गोली मार दी, जिसको हॉस्पिटल लाया गया या उसके बयान लिए गए और उसकी हालत स्थिर है, ठीक है और जांच की जा रही है। सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करते हुए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स और पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद यूपी के कुख्यात आर्म्स डीलर को गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आर्म्स डीलर से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने करते हुए बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर जनपद में उत्तर प्रदेश से असलहा तस्कर इश्तियाक अहमद शास्त्रों की खेप पहुंचाने आ रहा है। सूचना के बाद टीम द्वारा जाल बिछाकर आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई, जिसमें आरोपी के द्वारा टीम पर फायरिंग कर दी गई। एसएसपी अग्रवाल ने बताया कि तस्कर द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग करने के बाद आरोपी को पकड़ लिया।
इसमें फुलबट्टा थाना क्षेत्र में एक जो तस्कर था इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है इसका नाम है इस्तेयाक उर्फ सोनू, ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि इसको ऑपरेट करता है और इसके द्वारा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।